हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। पिछला क्लास में हम लोग प्री फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग स्टार्ट किए थे और उसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिए थे। अगर थोड़ा बहुत आप लोग को याद आ रहा होगा तो ये बोलेंगे कि सर प्री फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग कहने का मतलब बिल्डिंग का मैक्सिमम कंपोनेंट वो वर्कशॉप या फैक्ट्री में बनाते थे और जो बना हुआ जो कंपोनेंट होता था ना उसको वहीं पे हम लोग असेंबल करते थे, जोड़ते थे और जोड़ करके हम लोग बिल्डिंग बना लेते थे या बिल्डिंग का बड़ा बड़ा ब्लॉक बना लेते थे। तो जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट वर्कशॉपा में जो बना है ना वो सारे कंपोनेंट को जोड़ करके बड़ा ब्लॉक या बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो जोड़ने की जो प्रोसेस है ना उसी को बोलते हैं फैब्रिकेशन। और ये फैब्रिकेशन हम पहले ही कर ले रहे हैं कहाँ पे, तो जहाँ पे हमारा हर एक कंपोनेंट बन रहा है यानी वर्कशॉप या फैक्ट्री में ही। तो यहाँ से जो कंपोनेंट को जोड़ करके जो ब्लॉक बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन बिल्डिंग क्या वर्कशॉप में रखना है? नहीं सर, कहीं दूसरे जगह पर रिक्वायरमेंट था बिल्डिंग बनाने की तो वहाँ पे लेकर जाना है। तो यही वाला बिल्डिंग को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना होता है वहाँ पे लेकर जाते हैं और वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, यानी वहाँ पे बैठा देते हैं। वो बोलते हैं कि लो यही हमारा घर बन गया। तो जो ये घर बनता था, जो ये बिल्डिंग बनता था, यानी इस प्रोसेस से जो बिल्डिंग बनता था उस बिल्डिंग को हम लोग बोलते थे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। कहने का मतलब बिल्डिंग का मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपोनेंट पहले से ही बना हुआ है, खाली जा करके रखना होता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर रेडीमेड बिल्डिंग बोल दो ना, पहले से बनल है, जाकर बाज़ार से खरीदो और गाड़ी पर लोड करो ट्रांसपोर्ट करके और घरवा लेकर, मतलब घरवा का जहाँ पे बनाना है ना, ज़मीन का प्लॉट लिया है ना वहाँ पे ला करके रख दो, घर बन गया, राताराती घर बन गया। हालांकि हम लोग को दुख इस बात की है कि इंडिया में ये प्रचलन अभी उतना नहीं रिवोल्यूशन आया है। हो सकता है कि आप लोग को जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ देखने को मिल जाए, इसीलिए आप लोग को ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक आप लोग को ये समझ आया कि सर कंपोनेंट को जोड़ते थे, बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट को जोड़ते थे। तो पहले तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि सर बिल्डिंग का कौन कौन से कंपोनेंट होता है जो आपको वर्कशॉप या फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो देखो, जो आपने कंपोनेंट बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा है वही कंपोनेंट यहाँ पे भी पढ़ना है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल पर छोड़ दिया जाएगा, सब टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हाँ, दुनिया में आप पढ़े हैं बिल्डिंग मटेरियल कि नहीं पढ़े हैं उसकी कोई मतलब हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चाहे आप लोग को लगे कि ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, कम, उतना रिक्वायरमेंट है हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप लोग एक बात हेडिंग बना लीजिएगा। देखिए कल क्लास में एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज जो हम लोग के इस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि जो हम लोग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको वर्कशॉप में बनाना पड़ता है। तो वो सारे कंपोनेंट्स कौन कौन सा है उसके बारे में एक एक करके सीखने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा। देखो, अगर वीडियो का लेक्चर लंबा हो रहा होगा तो यही वीडियो को हम 2 पार्ट में डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को बोलना ये था, पहला शिकायत तो ये है कि सर आपका वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा हम लोग अगर स्टूडेंट के रेफरेंस में देखा जाए तब, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि लिखने का समय दे दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों बात पर आज हम पूरा केयर करेंगे और कोशिश तो रहेगी, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए कि हर एक, पहले तो एक जगह पर आप चाहोगे तो इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जो बिल्डिंग का जो कंपोनेंट्स होता है वो कौन कौन सा होता है जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। देखिए बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े होंगे। अगर नीचे से स्टार्ट करोगे बिल्डिंग का सबसे निचला हिस्सा से तो बोलेंगे सर फाउंडेशन होता है और फाउंडेशन में फुटिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ फुटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही अगर ऊपर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या सर, तो कॉलम मिलेगा, कॉलम के बारे में पढ़ना। उसके जस्ट अगर ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा लिंटल सर, तो लिंटल के बारे में पढ़ना है। सर लिंटल और नीचे वाला जो होता है लिंटल के थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे, लिंटल के चारों तरफ देखोगे तो वाल मिलेगा। तो वाल जो पहले हम लोग ईटा से जोड़ते थे ना, अब ईटा से नहीं जोड़ना है, अब रेडीमेड है ना, आरसीसी का बना रहेगा या बोल सकते हो पीसीसी का बना होगा, सीमेंट कंक्रीट का बना रहेगा, रेडीमेड ला करके खाली सटाइल है, ठीक है। तो ये मतलब वाल के बारे में पढ़ना है। यानी वाल एक ऐसे साचा में ढला रहेगा ना तो पैनल के फॉर्मेट में आता है, तो वाल पैनल पढ़ना। थोड़ा सा ऊपर जाओगे लिंटल के बारे में भी जान गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर बीम के बारे में भी जानना है कि पहले से बनल बीम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, छज्जा। जहाँ जहाँ ओपनिंग रहता है ना, अरे ओपनिंग समझता है, अरे खिड़कियाँ के ऊपर जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है पूरा बोलते हैं छज्जा। तो उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पे जानना है कि पहले से बनल का छज्जा कैसे आता है, ठीक है ना।
उसके बाद स्लैब पैनल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतने सारे चीज़ को आपको कवर करना है और बीचों में सीढ़ी नहीं लगाइएगा सर, अरे सीढ़ी के बारे में पढ़ना जिसको बोलते हैं स्टेयर केस, ठीक है ना। तो इतने सारे चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, इतने सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, इसीलिए बोल रहे हैं लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ना पेशेंसली वॉच करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा हेडिंग बनाएंगे। देखो इंट्रोडक्शन में आप इतना टाइम स्टार्टिंग में 5 मिनट क्यों लेते हो, ऐसा इसलिए हम लेते हैं बाबू, ताकि आप लोग को ना सोचने की सोच और समझ क्या हो गया, इतना टाइम हम इसलिए लेते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ डेवलप हो जाए, ताकि ये टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है ना। हाँ, और कोशिश करेंगे इंटरेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्ट यही टॉपिक में आना चाहिए, ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल बिल्डिंग कंपोनेंट, ठीक है ना। हाँ, देखो हम पहले भी बताए थे कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग कंपोनेंट है, कहाँ बताया था सर, तो प्रीकास्ट का जो यूनिट 1 था उसमें बताए थे कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो वो लोड को बियर कर सकता है, लोड को बियर करने के लिए वो कंपोनेंट रहता है, ठीक है ना। हाँ, यानी वो बिल्डिंग पर जितना भी तरह का लोड आ रहा है, वो चाहे लाइव लोड हो चाहे डेड लोड हो, लाइव लोड नहीं समझ में आ रहा है सर, हम अपने देसी भाषा में समझेंगे सर, टेम्पररी लोड हो या परमानेंट लोड हो, दोनों लोड को सहने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के स्ट्रक्चरल मेंबर को बोलते थे पहले, यानी यूनिट 1 में क्या बोलते थे, स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे प्रीकास्ट स्ट्रक्चरल मेंबर। लेकिन सर वहाँ पे पढ़ाए थे, यहाँ पे पढ़ाए थे, थोड़ा डिफर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग का कोई कंपोनेंट नहीं बताया था, बिल्डिंग के छोड़ करके बाद बाकी के बारे में बात कर रहा था, कैनाल के बारे में पढ़ रहा था, इस सब के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो बिल्डिंग का साहब कंपोनेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट बिल्डिंग कंपोनेंट आर लोड बियरिंग पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, लोड बियरिंग। देखो तो कॉलम जो होता है लोड बियरिंग में जो होगा, अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, इसको कहीं पे आप नोट करोगे, ठीक है ना। लोड बियरिंग पार्ट बिल्डिंग का कौन हो जाएगा सर, लोड बियरिंग पार्ट कौन सा होगा सर, तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो फुटिंग होगा, फुटिंग। अरे फुटिंग के कॉम्बिनेशन का क्या बोल सकते हैं, फुटिंग बहुत सारे कंबाइन करके क्या बनता है सर, तो फाउंडेशन बनता है सर, फाउंडेशन। फाउंडेशन का मीनिंग में गलती लिखा रहा है, ठीक है ना, और छोटा छोटा लिखो, नहीं ये सही सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको कौन सा बिल्डिंग कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे पढ़ना है, तो सर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वॉल पैनल, वॉल पैनल। उसके बाद क्या पढ़ना है सर, तो लिंटल पढ़ना है, लिंटल पढ़ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है सर, तो सर हम लोग को पढ़ना है छज्जा सर, छज्जा के बाद क्या पढ़ना है सर, तो स्टेयर केस सर, ठीक है ना, इतना चीज पढ़ना है। उसके बाद क्या सर, तो स्लैब पैनल भी पढ़ना है सर। तो इतने सारे चीज आपको पढ़ना, और क्या पढ़ना है सर, तो 2 चीज और पढ़ा दो सर, बीम और कॉलम पढ़ना, बीम एंड कॉलम। चलो उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आया होगा और सारे चीज एक बार दिमाग में सेट हो गया होगा। अभी तक आप लोग कलम और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पे लिख लोगे इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि दे कंट्रीब्यूट इन सेफली इफिशिएंटली एंड ट्रांसफरिंग द परमानेंट एंड वेरिएबल लोड टू द बियरिंग स्टार्टर दैट इज सॉइल। कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग आर द प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट। जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट है वो कुछ नीचे है, उसको सारे को एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला है वो स्लैब पैनल है। देखो स्लैब पैनल को थोड़ा सा हम फिगर में दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही वाला फिगर के बाद में हम हाथ से बनाएंगे कि अगर आपको एग्जाम में बाय चांस अगर आ गया तो कैसे बनाओगे, ठीक है ना। देखो ये जो स्लैब पैनल है वो आरसीसी का बना हुआ मेंबर होता है। तो ये जो स्लैब होता है वो 2 हो सकता है, प्री स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रीकास्ट तो होगा ये तो तय है, लेकिन उसमें प्री स्ट्रेस भी हो सकता है। मैक्सिमम बिल्डिंग के केस में प्री, जहाँ पे लोड आते हैं अच्छे, तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस ही होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग का कंपोनेंट, ये जो स्लैब पैनल है, मतलब जो ऊपर ढलाई होता है ना, अरे छत जकरा बोलते हैं ना, तो जब पहले से बना रहता है तो पूरा एक ही को बहुत बड़ा छत वर्कशॉप में नहीं बना हुआ रहता है, छोटे छोटे टुकड़ा कर करके बना हुआ रहता है। तो जो छोटा टुकड़ा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लैब पैनल, यानी ढालने के लिए जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं स्लैब पैनल। देखो इस तरह से उसको बोलेंगे स्लैब पैनल। बढ़िया से बन जाना, बन गया,
ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लैब पैनल। जब आप आरसीसी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो टाइप्स ऑफ स्लैब पढ़ोगे, बहुत सारे टाइप्स के स्लैब पढ़ोगे, 1 बे स्लैब, 2 बे स्लैब, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग शेप के बेसिस पर भी देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब, स्क्वायर स्लैब, अलग अलग टाइप के स्लैब रहता है और उसकी कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है जो एक्सपीरियंस लोगों ने बताया है। सर एक्सपीरियंस लोगों ने बताया है कहाँ पे हम समझेंगे, तो जो कोड रहता है ना, कोडे में जो लिखा रहता है ना, वो एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा और लीगल रूप से रहता है, मतलब उसकी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो रहता है वो वेरीफाइड रहता है और वो चीज़ वहाँ कोड में बताता है। तो कोड के अनुसार भी सारा बात हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्लैब पैनल आप लोग को समझ आया होगा कि स्लैब एक मतलब ऐसा मेंबर होता है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और कंक्रीट का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे, जैसे कि एक ही स्लैब पैनल से थोड़ी बन जाएगा स्लैब, नहीं सर, बहुत सारे स्लैब पैनल ज़रूरत पड़ता है एक छत को ढालने के लिए, ठीक है ना, जो पहले से बना रहता है। तो देखो ये सब चीज़ है, देखो होलो भी हो सकता है, कंप्लीट रूप से सॉलिड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे होलो भी है, ठीक है ना। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट की बिल्डिंग कैसा बना रहे हो। चलो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा बात करते हैं स्लैब पैनल के बारे में, आप लोग को इतना समझ आया होगा। एक बात ध्यान दीजिए, स्लैब पैनल कहेगा छत के ऊपर वाला पैनल, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि स्लैब पैनल इज अ हॉरिजॉन्टल प्रीकास्ट एंड विथ और विदाउट प्रीस्ट्रेस। हम क्या बोल रहे हैं, स्लैब पैनल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्रीकास्ट मेंबर होता है। बार बार इस चीज़ को हम छाप रहे हैं सर, हम भी बार बार छापेंगे नहीं, आप लोग को एक बार छापना, एक बार छापो 1000 बार पढ़ो, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसमें प्री स्ट्रेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना लोड आने वाला स्ट्रक्चर है और कितना मोटाई क्या है, ठीक है ना। एंड यूनिट विच इज प्रोवाइडेड ओवर द बीम, ये कहाँ पे रहता है सर, तो बीम के ऊपर प्रोवाइड रहता है। ये कहाँ रहता है सर, तो बीम के ऊपर प्रोवाइड रहता है, ठीक है ना। हाँ, और गडर एंड ग्राउटेड बाई कंक्रीट, और जब इसके ऊपर रख करके ऐसे ही छोड़ देगा तो कोई एक लात मारेगा, घसक जाएगा, ढल हो जाएगा ना। तो उस स्थिति में इसको कंक्रीट का मतलब सीमेंट का एक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट से इसको क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं, भरते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राउटिंग, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि एक पैनल ये है और दूसरा पैनल हम फिर से यहाँ पे इसको जोड़ना स्टार्ट कर दिए, दूसरा पैनल हम यहाँ से इसमें जोड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में जो खाली जगह हुआ उसको ग्राउटिंग यानी सीमेंट पेस्ट से, वाटर सीमेंट पेस्ट से इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राउटिंग, है ना, सीमेंट का घोरा चलाना, ठीक है ना। तो वही बात लिखा है ग्राउटेड, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि स्लैब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल, स्लैब क्या होता है, तो बहुत सारे पैनल का कॉम्बिनेशन से स्लैब बनता है। एंड डिफरेंट पैनल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्लैब, मान लीजिए कि बहुत सारे पैनल को ज्वाइन कर क्या करेगा, एक स्लैब बन जाता है। अरे जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्लास में आए और कोई टीचर नहीं है, हमको सोने का मन किया तो बहुत सारे बेंच को सटा करके एक चौकी बना लेते हैं, आराम से सो लेते हैं। तो जो बेंच हो गया ना उसको बोलते हैं पैनल, और बहुत सारे बेंच को मिला कर एक चौकी बना लिया ना, दैट इज स्लैब। अब आपको समझ आया होगा, यस सर स्लैब। अब बताओ नीचे कोई जगह बीच में दो बेंच को सटाएगा तो खाली जगह बचेगा ना, यस सर बचेगा, तो क्या सील करोगे ना, यस सर सील करेंगे। कोई चीज़ से, तो सीमेंट वाटर सीमेंट पेस्ट से, ठीक है। चलो उम्मीद है आप लोग को इतना बात समझ आया होगा और स्लैब पैनल भी आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब पैनल आर अवेलेबल, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के स्लैब पैनल्स आपके पास होंगे, सॉलिड स्लैब पैनल होंगे, सॉलिड फ्लैट, ठीक है ना, स्लैब पैनल। दूसरा होलो कोर स्लैब पैनल जो भी बताएं पीछे। कह रहा है कि सिंगल टी स्लैब पैनल, डबल टी स्लैब पैनल, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के होंगे, सिंगल टी स्लैब पैनल और डबल टी स्लैब पैनल। थोड़ा सा फिगर को हम फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर चाहो तो इसको छापने की कोशिश करो। सर आपने तो फिर टाइम नहीं दिया लिखने का, ठीक है ना, तो एक बार ना बड़े प्रेम से इसको छापो रोक करके। और दूसरा है, देखो ये है होलो स्लैब पैनल, दिखाई पड़ रहा है, ये सर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ना ये होलो है, ठीक है ना, और ये सॉलिड है, ठीक है। चलो
देखो बहुत सारे टी स्लैब पैनल भी होता है, डबल टी स्लैब पैनल भी होता है, ये सब स्लैब पैनल का टाइप्स है, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है आपको स्लैब पैनल समझ आया होगा और इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा जो पॉइंट है, की पॉइंट है, इसको याद करना होता है। कह रहा है कि डिजाइन ऑफ स्लैब पैनल एज ए होल डिफिकल्ट टास्क है। स्लैब पैनल को जो होता है, जैसे क्या होता है ना कि एक स्लैब बना रहे हैं बहुत बड़ा, हमारा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ढाल तो नहीं ना रहा, पहले ही से ना रेडीमेड बनाना है, तो ये स्लैब है, इतना बड़ा बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर? तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं पैनल। तो बोलेंगे सर कै गो पैनल है? तो एक पैनल है सर, दो पैनल है सर, तीन पैनल है, चार पैनल है, पाँच पैनल है, छः पैनल है, सात पैनल है और आठ पैनल है। यानी 8 पैनल मिला करके हमको पूरा एगो कंप्लीट क्या बना सर? तो एक स्लैब बना। सर ऐसा हम लोग क्यों किए? ऐसा हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा? तो सर छोटे छोटे पैनल बनाना आसान होता है, लेकिन बहुत बड़ा अगर स्लैब एक ही बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उतना बड़ा वहाँ पे सेटअप रहे और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इंजीनियर वो हुए हैं जो सस्ता देखे हैं और सेफ देखे हैं, ठीक है। हाँ, तो वही बात कर रहा है, बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैनल। तब हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ पैनल में डिवाइड करते हैं। एंड डिजाइन ओनली 2 पैनल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, और हम लोग 2 पैनल का डिजाइन करते हैं, एक ऊपर वाले सरफेस का और एक अंदर वाला सरफेस का, और बाद बाकी उसी तरह से सब बना देते हैं, फटाफट ढाल देते हैं, कट 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 बन के तैयार, रेडीमेड, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके शेप के अनुसार बनाएंगे और उतना ही साइज का बनाएंगे। कह रहा है कि द लोड्स फ्रॉम अ पैनल आर ट्रांसमिटेड टू आरसीसी जॉइंट एंड देन मेन बीम। और जो पैनल पर जितना भी लोड आएगा, मान लें कि छाता पर चढ़ के कूद रहा है, तो ओकर लोड जो है वो बीम को देगा या जॉइंट को देगा, और धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा? कॉलम को देगा। कॉलम किसको देगा? फुटिंग को देगा। फुटिंग किसको दे देगा? सर दे देगा ज़मीन को, यानी जिस स्टार्टा में ट्रांसफर करना वहाँ दे देगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, इसको भी बड़े प्रेम से कॉपी करिएगा, ठीक है ना। हाँ सर कॉपी कर लिया, अब हटाओ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद आप लोग को पढ़ना है बीम। क्या पढ़ना है बाबू? बीम पढ़ना है। देखिए बीम क्या होता है? तो स्लैब के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये स्लैब ढाला हुआ है, या ढाला हुआ नहीं है, प्रीकास्ट के बारे में आपको सोचना है कि पहले से स्लैब ये सब जोड़ना है। तो स्लैबर रखेगा किस पर? ऐसा ही जाकर हवा में टांग देगा? नहीं सर, उसके लिए बीम रहता है। स्लैबा के जस्ट नीचे क्या रहता है सर? बीम, ठीक है ना। तो देखो ये जो बीम होता है, बीम का पहले फोटो देख लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा प्रीकास्ट बीम होता है। तो प्रीकास्ट बीम अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलेगा। टी इन्वर्टेड टी शेप में भी मिलेगा, एल शेप में भी मिल सकता है, और एक मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्मेट में भी दिखेगा, और आपको आई सेक्शन के फॉर्मेट में भी दिखेगा, कभी कभी आपको चैनल सेक्शन के भी फॉर्मेट में भी दिखेगा। तो अलग अलग शेपों में आपको बीम देखने को मिलेगा। कब? जब प्रीकास्ट यानी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, तब उस समय रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि इस फिगर में जो बीम है, देखो इस फिगर में जो बीम है, ये जो बीम आपको बनाया गया है वो कैसा शेप का है सर? तब बिना हेजिटेशन के हम बोल सकते हैं सर टी सेक्शन के है। सर इससे फायदा क्या होगा सर? तो एक स्लैबा इधर रख देंगे स्लैब पैनल, और एक स्लैब पैनलवा इधर रख देंगे। देखो तो बड़े आसानी से जोड़ते नहीं चल जाएगा। यस सर, जोड़ते चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा हम थॉट प्रोसेस को और बताएंगे, पहले तो समझ लो, ठीक है ना, कि ये वाला आपको हो गया बीम जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड टी बीम। देखो तो उल्टा न है रे, अरे ये टी है कि टी उल्टल है? उल्टल है सर, इसीलिए इसको बोले इन्वर्टेड टी बीम, यानी बोलेंगे इन्वर्टेड टी बीम, ठीक है। ये वाला आपको क्या है सर? तो ये वाला है एल, क्या बोलते? एल सेक्शन, यानी एल बीम। कैसा बीम है? यहाँ पे और बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है एल बीम। यहाँ पे ये क्या है? सिंपल रेक्टेंगुलर बीम, सॉलिड बीम, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे सर आई बीम। क्या बोलेंगे बाबू? इसको आई बीम बोलेंगे, ठीक है।
तो अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग शेप में आपको बीम देखने को मिलेगा। देखो दो गोटी को कनेक्ट करती है तो यहाँ पे एक चैनल बन गया। क्या बन गया? चैनल, यानी इस तरह का बीम को बोलेंगे चैनल बीम। ठीक है, हाँ। तो अलग अलग बीम है। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है सर, ये बीम जो है स्लैब को कैसे रखता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे को फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़े आराम से यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, अकबकाइएगा नहीं। फिगर हमसे भी उल्टा पल्टा बन सकता है, लेकिन वही समझना है जो यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखो ये आपका दो जो है ठीक है ना, मान लो कि ये दो बीम है, ठीक है ना। और अभी थोड़ा सा बता दो सर, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। मान लो कि ये क्या है सर, दो बीम है, ठीक है ना। बढ़िया से देख लो, ये जो बीम है ये दिखाई पड़ रहा है ना बढ़िया से, यस सर बीम दिखाई पड़ रहा है। मान लो ना ऐसे भी है, ठीक है ना। मान लो ना इतना सी इमेजिनेशन हो पा रहा होगा बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ ये बीम है। अब हम चाहते हैं ये कैसा बीम है सर, तो ये सर इन्वर्टेड टी बीम है। अब हम इसके ऊपर हम क्या रखना चाह रहे हैं सर, तो इसके ऊपर हम रखना चाह रहे हैं सर स्लैब पैनल। क्या रखना चाह रहे हैं सर? स्लैब पैनल। तो देखो तो इसमें स्लैब पैनल एक में रख करके दे देंगे तो लॉक हो जाएगा कि नहीं? यस सर लॉक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत सीमेंट ग्राउटिंग कर देंगे। देखो ये है आपको स्लैब पैनल, ये है आपको कौन सा पैनल? स्लैब पैनल है, ठीक है ना। तो ये स्लैब पैनल लेकर हम फिट कर दिए, फिर आगे जगह पर जाकर के फिट कर देंगे, फिर आगे फिट कर देंगे। ऐसे फिट कर करके हम लोग क्या बना लेंगे सर, हम पूरी तरह से ऊपर स्लैब रख देंगे बीम के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो बीम है वो कहाँ पर रखा होगा सर, तो ये वाला जो होगा वो कॉलम पर रखा होगा। ये समझिए था, ये ऐसा कॉलम है और ये कॉलम पर ये बीम रखल है। तो देखो तो ये स्लैब है, स्लैब है। अरे ये छोटका पार्ट है ना स्लैब का, इसलिए सर स्लैब पैनल इसको बोल दो ना, टुकड़ा है। स्लैब पैनल का जो लोड है वो किस पर ट्रांसफर हो रहा है सर, तो सर बीम पर हो रहा है। किस पर बीम पर हो रहा है? बीम पर हो रहा है। और बीम किसको दे रहा है सर, तो बीम सर ये कॉलम को दे रहा है सर। कॉलम किसको देगा सर, कॉलम के पास भी औकात नहीं है अपने पास रख के, ये तुरंत दे देगा फाउंडेशन को। और फाउंडेशन किसको देगा सर, हम इसे जानते हैं सर, फाउंडेशन फुटिंग को देगा और फुटिंगों का अपने पास रखेगा सर। फुटिंग तुरंत सॉइल कहेगा तुम लो अपन धन संपत्ति, सॉइल, ठीक है ना। इस सॉलिड वाइल कुछ होता है सर, सॉइल, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें समझ आया होगा। जितना कोशिश हो सके हम बढ़िया फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बढ़िया नहीं बना है तो मतलब हमारी गलती है, ठीक है। हाँ तो यही है, आपको अलग अलग टाइप के बीम देखने को मिला। यही बीम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। बीम क्या होता है सर, तो आप लोग इसकी डिफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं। कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। ये कैसा मेंबर है सर, स्ट्रक्चरल मेंबर है दैट कैन कैरी द ट्रांसवर्स लोड, जो ट्रांसवर्स लोड को सहता है। ट्रांसवर्स लोड आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं सर, जो कि फिर से वापस नोट्स कॉपी के पास नहीं जाना हो। ट्रांसवर्स लोड, देखिए मान लीजिए कि ये कोई बीम है, ये क्या है सर, ये कोई बीम है और ये बीम की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। जब बीम की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन को छोड़ करके अलग भी कोई डायरेक्शन होंगे ना, यस सर होंगे। तो उसको छोड़ करके जो भी अलग डायरेक्शन होंगे ना परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी लोड लगेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा लोड, ट्रांसवर्स लोड। तो बीम का वही काम है, ऊपर से लगने वाला जनरली तो वर्टिकल लोड ही होता है और बाद बाकी इधर से लगने वाला कोई लोड होगा तो उसको तो वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड भी बोल सकते हो
या ट्रांसवर्स लोड बोलो। तो ट्रांसवर्स लोड को सहने के लिए बीम ही जनरली बिल्डिंग में प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है ना। बाद बाकी भले एकरा में और कुछ आ जाता है सर, क्या आता है सर, तो शियर को भी सहता है, शियर फोर्स आता है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं सर, SFD बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट को भी सहता है सर, बीम के पास जो होता है ना कैपेसिटी, बेंडिंग मोमेंट को भी सहता है, बेंडिंग मोमेंट को भी। इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई भी बीम को पढ़ते हैं सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में गर्दा खूब पढ़े हैं, SFD BMD, ड्राई SFD BMD, ठीक है ना। तो उसमें हम इसको थ्योरेटिकल एनालिसिस के पास नहीं जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ थॉट क्रिएट कर दे रहे हैं कि वहाँ से आप सोच पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत थिंकिंग एबिलिटी होगा तो वहाँ से रिलेट करके सोचोगे, बीम के बारे में कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि द बीम इज अ कास्टेड फॉर द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम। देखो बीम जो बनाया जाता है वो, देखो यहाँ पे बड़े आराम से कह रहा है कि द बीम इज कास्टेड। कास्टेड कहने का मतलब होता है बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, वो केला वाला बनाना नहीं। बीम इज कास्टेड फॉर क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम। जो बीम बनाया जाता है वो कॉलम के बीच का क्लियर डिस्टेंस के साथ बनाया जाता है। देखो दो डिस्टेंस होता है, एक होता है इनर टू इनर डिस्टेंस, और इनर टू इनर डिस्टेंस को ही मान ले जाए कि एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, इसको बोलते हैं कॉलम, और एक कॉलम हमारा ये है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आंख बकाना नहीं है, तो आराम से वे स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए ये कॉलम है, तो ये कॉलम का एक होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये वाला जो कॉलम को हो गया, ये लाल वाला जो है ना, लाल वाला पट्टी, ये हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और एक जो डिस्टेंस आपको होगा वो इनर टू इनर डिस्टेंस होता है, और इनर टू इनर डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्लियर डिस्टेंस। क्लियर और जितना पार्ट में लोड को बियर कर रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम लोग दो तरह का डिस्टेंस पढ़े हैं, सीधा सीधी इनर टू इनर डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम लोग क्या, क्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को इतना बात समझ आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि एट द मेन एंड सेकेंडरी बीम आर द सेम साइज। जो मेन एंड सेकेंडरी बीम जो बनाया जाता है वो कितना कितना का बनाया जाता है, ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। जब प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो बीम बनाते हैं ना, उसकी डायमेंशन 300 × 300 का होता है। कारण कि वेरियस रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड एट द वेरियस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट के अनुसार, जो वहाँ पे मोमेंट है उसके अनुसार अलग अलग, या मतलब हम लोग रेनफोर्समेंट का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, वो मोमेंट पर डिपेंड करता है। बट साइज हमेशा क्या होता है, तो 300 × 300 का होता है। कौन, तो सर मेन एंड सेकेंडरी बीम के लिए। ये चीज़ आप नोटिस करोगे, जब कभी भी आपको प्रीकास्ट बीम बनाना है तो आपको कितना का बनाना है, तो 300 mm × 300 mm का, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। हम लोग बोर्ड पर आते हैं और यहाँ पे बीम का फिगर को बना करके और हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये क्या है सर, तो ये हमारा बीम है, ठीक है ना, ये हमारा बीम है। देखो थोड़ा मोटा बनाते हैं ताकि हर एक चीज़ आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा बड़ा बना दो सर। देखो बहुत बड़ा बीम हम बनाते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को ना ऑब्जर्व कर सको। ये क्या है सर, तो बीम है। अब ये बीम कहीं ना कहीं कॉलम पर रखल होगा ना सर, यस सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारा कॉलम होगा और इस कॉलम के ऊपर रखल होगा बीम। ये क्या है सर, कॉलम है, ठीक है ना। हाँ, अब जब ये कॉलम के ऊपर ऐसा ही रख दिया जाएगा तो हो सकता है घसा घुसक जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसमें होल बनाया जाता है। इसमें क्या बनाया जाता है सर, तो होल बनाया जाता है, स्क्वायर होल बनाया जाता है। स्क्वायर होल इस तरह से बनाया जाता है कि ये जो होल होता है ना, ये पूरा में आर पार होल नहीं रहता है, ये नीचे से या ऊपर से 10 सेंटीमीटर डेप्थ में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो 10 सेंटीमीटर डेप्थ का होता है स्क्वायर होल बनाया जाता है। सर नीचे ही रहता है कि ऊपर रहता है, नहीं सर, नीचे भी रहता है और ऊपर भी रहता है। दोनों साइड में क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर डेप्थ का, यानी ये जो गहरा है, गड्ढा जो है, होल का गड्ढा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये स्क्वायर शेप का होल बनाया जाता है
ताकि रेनफोर्समेंट ये जो कॉलम वाला जो छड़वा निकल रहा है ना एकरा में घुस सके, या और कोई रेनफोर्समेंट रहे ना तो ओकरा साथे ला करके बेल्डिंग मारे और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन को बना पाए। यही वाला बात यहाँ पे ये वाला पॉइंट में कह रहा है। यस सर, देखो यहाँ पे भी इस पॉइंट में आप यही समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये पॉइंट को हम अपने से पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो है ये स्क्वायर नहीं आया क्या, आ गया, ठीक है। कह रहा है कि ये स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होल, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर का होल रहता है, कैसा स्क्वायर बनना रहता है। कह रहा है कि फॉर ए डेप्थ ऑफ, कितना डेप्थ का, तो सर 10 सेंटीमीटर डेप्थ का, आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड, आइदर कहने का मतलब होता है दोनों साइड, दोनों में से कोई एक साइड में प्रोवाइड रहता है। टू अचीव द कनेक्शन, वो किसके लिए, कनेक्शन के लिए होल दिया रहता है विथ अदर बीम रेनफोर्समेंट, या दूसरे बीम के रेनफोर्समेंट से कनेक्ट करने के लिए, और कॉलम रेनफोर्समेंट बाय प्रॉपर बिल्डिंग, या और कॉलम रेनफोर्समेंट में जो कॉलम में जो छड़ निकला होता है उसको प्रॉपर बिल्डिंग करने के लिए जो बीम के रेनफोर्समेंट रहता है उस सबसे बिल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से कनेक्शन बनाते हैं। देखो यहाँ पे जब कभी भी आपको रेनफोर्समेंट कहें आपको छड़ के बाद समझना और दूसरा चीज़ नहीं समझना कि वो जो छड़ है वो बार है वो सरिया है, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ चलो, उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा, और यही पॉइंट को फिर से एक बार हम फिगर में दिखा देते हैं, क्योंकि अपन फिगर बनाया है। देखो यही वाला है, आइदर साइड मतलब कोनो एक साइड में ये होल रहता है, ठीक है। हाँ चलो, अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देते हैं, आगे कहते हैं, आगे ले चलते हैं। ये तो फिगर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। की पॉइंट क्या है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, और ये की पॉइंट हमेशा आप एग्जाम तक संभाल के रखिएगा। कह रहा है कि लेंथ ऑफ नॉमिनल शैल बी इन मल्टीपल ऑफ 1 मीटर। जो कोई भी अगर आपने बीम बना रहे हैं, चीज़ों को समझिए, अगर कोई भी आपने बीम बना रहे हैं तो इस बीम का जो नॉमिनल लेंथ होगा, ये जो एल होगा, वो हमेशा 1 मीटर का मल्टीपल होगा। 1 मीटर कहने का मतलब क्या सर, 1 मीटर कहने का मतलब 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 4.5 मीटर का बीम बनेले है तो नहीं बिकेगा, प्रीकास्ट है, बिकवे नहीं करेगा, रखा रह जाएगा, तो स्टैंडर्ड बनाओ। लेकिन बिहार है वो ले लेगा कम बेसी करके, ठीक है। हाँ आगे कह रहा है कि विड्थ ऑफ नॉमिनल शैल बी इन मल्टीपल ऑफ 0 पॉइंट इतना, जो इसकी जो चौड़ाई होता है वो 0.1 मीटर के मतलब मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे में 9.9 भी हो सकता है इसकी चौड़ाई, 10 भी हो सकता है इसकी चौड़ाई, 10.1 भी हो सकता है इसकी चौड़ाई, ऐसे कर करके हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके मल्टीपल में इसकी विड्थ होता है। देखो सर ऐसा आपने क्यों बता रहा है, डायरेक्ट लेंथ क्यों नहीं बता रहा कि इतना से बड़ा होना चाहिए, इतना से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी हर एक टाइप की बिल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग साइज का बीम बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग थिकनेस वाला बीम बनाने की जरूरत होगी, अलग अलग चौड़ाई वाला बीम बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं है। लेकिन डायमेंशन कितना के मल्टीपल में बनाना है वो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये हमेशा एक होल नंबर में होगा, ये हमेशा 0.1 के मल्टीपल में ही होगा। ओवरऑल डेप्थ जिसको बोलते हैं, ओवरऑल जो डेप्थ होगा वो कितना होना चाहिए, वो 0.1 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी दो बात कॉमन है कि जो चौड़ाई और मोटाई जो होगा वो 0.1 मीटर के मल्टीपल होगा, और लंबाई होगा वो 1 मीटर के मल्टीपल में होगा, ठीक है। एक पॉइंट जो लिखा गया ना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है जिसको हमेशा दिमाग में रहता ही है बिना बताए। कह रहा है कि एट द जंक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम, जहाँ पे बीम और कॉलम आकर के मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। कह रहा है इट इज नेसेसरी टू पुट द साइट कंक्रीटिंग, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का घोरा बना करके डालते हैं, यानी साइट पर कंक्रीटिंग करने की जरूरत होता है। जा करके बीम के ऊपर, सॉरी कॉलम के ऊपर बीम ऐसे ही रख दिए, कोई 2 लात मारा फेंका गया, वैसा नहीं। वहाँ पे उसको प्रॉपर जॉइंट बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उतना प्रॉपर मार्जिन दे करके रखा है तो भी चलता भी है, ठीक है ना। आप लोग बहुत ध्यान से देखे होंगे, कहीं पे पुल ब्रिज व्रिज में देखे होंगे, ये तो बिल्डिंग की बात हो रहा है, ब्रिज की थोड़ा सा सोच डेवलप करवाते हैं। आपको बाहर से देखने में लगेगा ना कि वो जो नीचे जो रखल है स्लैब बा, जिसको बोलते हैं गर्डर,
वो ऐसा ही रखल है, कोई मारेगा तो घसक जाएगा, लेकिन नहीं, उसके अंदर जो होता है ना वही होलवा में वो रडवा निकाल करके फंसावल रहता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये गलत फहमी में कभी नहीं रहिएगा, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से कंस्ट्रक्शन वर्क को जान लीजिएगा, बिल्डिंग में भी वैसा नहीं आया है, ठीक है ना। हाँ चलो इसको भी करेंगे कॉपी की पॉइंट को। अगला जो है देखो, अब हम कॉलम को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बीम तक तो यहाँ तक सही है, कॉलम से लेकर के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं, अगले पार्ट 2 का इंतजार करोगे।